स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद अंकित। चलो देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग उसके पहले दो नॉमेनक्लेचर्स यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों नॉमेनक्लेचर्स कॉमन है, कह सकते हैं। ये कंपाउंड्स जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज करते हैं, तो वाइबा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो चलो सबसे पहले इसका देखते हैं। पोटेशियम यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम व्हाट विल राइट हियर, यहाँ पे डायरेक्ट हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे साइनो ग्रुप हमारे पास है, 4 बार है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो पोटेशियम टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो। उसके बाद निकेल है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे निकेलेट, क्योंकि ये एनानिक कॉम्प्लेक्स में है तो निकलेट यूज करेंगे यहाँ पे, NEKELATE निकलेट। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लेते हैं, निकेल का X करते हैं, साइनो हमको पता है नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पे -1 कर लेते हैं यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे देखो 4 है तो इस पे चार्ज कैटायन है, एनायन -4 हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। ये उधर +4 बन के जाएगा, तो यानी X = 0 आ जाएगा। इट डज मीन निकलेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आएगा। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लिथियम, तो व्हाट विल राइट हियर, लिथियम LITH, लिथियम, ठीक है। याद रखना ये L स्मॉल रहेगा हमारा, लिथियम। उसके बाद हाइड्रोजन है हम लोग के पास यहाँ पे, तो याद रखो हाइड्रोजन के केस में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हाइड्रिडो वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 4 बार है तो आप वर्ड यूज कीजिएगा टेट्रा, टेट्रा हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो, ठीक है। अब अगेन एल्युमिनियम हमारा एनानिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, मतलब ये कैटायन और ये एनायन जब एनानिक कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो उसके जो मेटल एटम उसके लास्ट में हम 8 वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एल्युमिनियम का X करते हैं, हाइड्रोजन पे -1 कर लेते हैं, और टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है -1, ये -4 उधर जाएगा तो +4 बन के जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्युमिनेट 3rd। यहाँ पे हम लोग को ये इसका IUPAC नेम हमारा हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आओ डिस्कस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, तो डिस्कस करते हैं अब हम लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें जो पहले आइसोमर्स के बारे में बता देता हूँ एक्चुअली है क्या। वो सभी 2 सब्सटेंसेस हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे। अगर मैं कह रहा हूँ कोई कंपाउंड A है हमारे पास और दूसरा कंपाउंड B है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, MF से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला को, अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट आ रहा है, जो उनका स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ डिफरेंट, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसको हम लोग कह देंगे कि दे आर द आइसोमर्स, और उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म के बारे में था, पहले से भी इसके बारे में जानते होंगे। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो सबसे पहला हमारा आता है दैट इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड वन हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट कर दे रहा हूं मैं, और सेकेंड वन जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, STEREO, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड या इसी को इसी नाम से और भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेस आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब दोनों को 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड और कह सकते हैं उसी को स्पेस आइसोमेरिज्म। तो यहीं पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है हमारा, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैं पूरा इरेज करता हूँ अच्छे से, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जिसका जो सबसे पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो होता है हम लोग का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
ठीक है। सबसे पहला हम लोग का यही टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में वो सभी कंपाउंड्स विच हैव दैट कह सकते हैं कि डिफरेंट आयंस, जिनके पास डिफरेंट आयंस हो सोल्यूशन में, बट ऑल्दो दे विल कह सकते हैं कि गिव सेम कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन सेम रहेगा, तो उन्हीं को ही हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, सपोज करो कि कुछ कंपाउंड्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से, सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर कुछ मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, लेट अस सपोज करो प्लैटिनम टेट्रामीन अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं NH3 टेट्रामीन हो गया हम लोग के पास यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको बोलते हैं आप लोग, ये लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे सपोज करो सल्फाइट आयन, सॉरी सल्फेट आयन, ये हमने लिख दिया। दूसरा यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे प्लैटिनम, देखो यहाँ पे। फिर अमोनिया के एलिगेंट्स यहाँ पे अगेन इसी तरीके से 4 टाइम्स, सॉरी ब्रैकेट अच्छे से लगाते हैं, 4 टाइम्स यहाँ पे कर दे रहे हैं। और ये अब सल्फेट आयन को क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर दे रहे हैं सपोज करो OH। ठीक है, OH को अब हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस केस में जो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिसोसिएशन इसका कर रहे हैं या वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो सिर्फ ये आयंस ही हमको डिफरेंट मिल रहे हैं, अदरवाइज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये आयनाइजेशन है, मतलब जिसमें सिर्फ आयंस डिफरेंट होते हैं डिसोसिएट होने पे। नेक्स्ट वन उसके बाद है हम लोग पास सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसको कि हम लोग कहते हैं सॉल्वेट या तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेट या हाइड्रोमेरिज्म में, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है इसमें कि ऐसे सभी कंपाउंड्स विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं यही हमारे डिफरेंट करते हैं, इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, वो लिगेंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बेसिकली वाटर की ही बात होती है इसमें। तो अगर मैं जैसे इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ तो देखो इसका एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। कोबाल्ट है हम लोग के पास यहाँ पे, टेट्रामीन अगेन उसी तरीके से, आप लोग कहोगे टेट्रामीन सर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक्चुअली एट अ टाइम बैंड में जो आता है वही लिख देते हैं। H2O हो रहा है हम लोग के पास यहाँ पे, सॉरी लिख दिया हमने पे क्लोरीन यहाँ पे, और Cl2 दो हमने एज ए काउंटर आयन के फॉर्म में लिखा है। दूसरा इसी का देखो एक और इस तरीके से मैं कंपाउंड लिख सकता हूँ, मतलब आइसोमर ही है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लिख रहा हूँ, NH3 4 टाइम्स यहाँ पे हम लोग के पास, क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स अब अभी अंदर किया हमने, ठीक है, और एक क्लोरीन बाहर है और एक वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास सपोज करो बाहर है। तो देखो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग के पास सेम है, 1 कोबाल्ट टेट्रामीन, ठीक है, 1 2 3 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन यहाँ, एक 3 हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर। तो इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स। और कौन सा आइसोमर्स, सॉल्वेट आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस हम लोग के पास आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमर, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इसमें आता है हम लोग का लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज नाम से ही क्लियर है कि लिंकेज का मतलब लिंक से रिलेटेड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है कि जब हमारा जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, अगर उससे लिंकेज डिफरेंट होता है तभी जाके लिंकेज आइसोमेरिज्म डिफरेंट आइसोमेरिज्म होता है हमें। और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ हमें एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में मिलेगा। एम्बीडेंटेड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में ही हमें ये सिर्फ देखने को मिलेगा। एम्बीडेंटेड, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई एम्बीडेंटेड का एग्जांपल, यहाँ पे सपोज करो मैंने थायोसाइनेटो सपोज करो लिखा है यहाँ पे HCl, ठीक है। और अब जानते हो ये इस तरीके से NCS भी हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसका 2 कंपाउंड सपोज करो इस तरह मैं लिखता हूँ, क्रोमियम का अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना करके H2O 5 टाइम्स है ये, ठीक है, और SCN यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब क्रोमियम के साथ जो बॉन्डिंग है, जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो सल्फर एटम के साथ बना है, इस थायोसाइनेटो के सल्फर एटम के साथ। अब इसी को चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से चेंज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्रोमियम अगेन H2O, ठीक, फिर उसी तरीके से हमारे पास है पेंटा एक्वा कह करके, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है अब इसको NCS कर रहा हूँ, मतलब अब क्रोमियम की जो लिंकेज है वो इस नाइट्रोजन एटम से है, इस थायोसाइनेटो के, ठीक है। चार्ज अभी वही प्रेजेंट है। तो इस केस में जो हम लोग के पास आइसोमेरिज्म है, क्योंकि देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमारा लिंकेज डिफरेंट हो रहा है। तो इस केस में इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन हमारे बाद इसकी बात आती है, जो सबसे लास्ट वन है किसका, हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चैप्टर के नेम से है ये कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म। अब देखो क्या है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझते हैं कि इसके बारे में क्या है। ऐसे ये इस टाइप का जो आइसोमर है, जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही आपके, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दोनों ही जो आपके सॉल्ट हैं, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल होता है। जैसे देखो यह एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, लेट सपोज आई हैव रिटन हियर कोबाल्ट और हेक्सामीन, यहाँ पे कर लिख रहा हूँ NH3 हेक्सामीन, और ये तो हम लोग के पास कैटायन हो गया। अब एनायन भी क्या लिख रहे हैं कि ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सील है, जैसे क्रोमियम और हेक्सासाइनो से 6, ठीक है। तो ये भी इस केस में ही हमारा क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेगा। कब, लेकिन जब इसी के जैसा कुछ और एक और मैं कंपाउंड लिख दो, जैसे अब यहाँ पे क्रोमियम कर दे रहे हैं और लेकिन अमीन हम जो का जो लिगेंड है ये सेम है, 6 एटम ये अभी भी सेम है। उसी तरीके से यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कोबाल्ट हो गया और साइनाइड लिगेंड जो हमारे पास था अभी वो 6 इस तरीके से। तो इस केस में ये जो आइसोमेरिज्म है इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये बात थी हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। फिर से आयनाइजेशन आइसोमर्स में सिर्फ आयंस डिफरेंट मिलेंगे डिसोसिएशन होने पे, बाकी मॉलिक्यूल फार्मूला सेम। सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चेंज मिलेंगे हमें। यहाँ पे देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का। लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में आएगा, जहाँ पे लिगेंड्स हमारे क्या होंगे, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का जो अटैचमेंट होगा जो सेंट्रल मेटल के साथ जिससे वो जुड़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय, वो डिफरेंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, ये हमारे दोनों ही कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तब जाके हमको ये चीज मिलता है, ठीक है। तो ये बात थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म या जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म के। तो सेकंड टॉपिक इसका लिखिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाएंगे, मोस्ट प्रॉबेबल। ऐसा नहीं है, उससे भी पूछे जा सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस है इसी से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये या तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है। दोनों ही नाम से जानते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या तो स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स होते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे मेटल एटम हमने इस तरीके से अगर ये लिगेंड्स मेटल एटम लिया है, तो इसके अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। इस वजह से इनको एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मिलता है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलती है। जैसे कोई मेटल एटम हमारे पास यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्लोरीन एक लिगेंड हमने लिख दिया, एक लिगेंड क्लोरीन यहाँ हमने लिख दिया, दूसरा लिगेंड सपोज करो क्लोरीन यहाँ और तीसरा यहाँ। अगर सबको मैं ध्यान से देखो ज्वाइन करूँ तो कुछ इस टाइप का मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। somehow this like structure I will obtain। और आप ध्यान से देख सकते हो, और अगर इसका इस तरीके से करें तो ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो ये कुछ हद तक आपको टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर देखने से लगेगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको सही से बनाता हूँ। सेंट्रल मेटल एटम ये M, ठीक है। एक हम लोग के पास लिगेंड सपोज करो यहाँ क्लोरीन ही सपोज करो वो है, ठीक है। तीसरा यहाँ कर देता हूँ और फोर्थ वन ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से ज्वाइन करो इस तरीके से, देखो ये आपको ये टेट्राहेड्रल समथिंग टेट्राहेड्रल लाइक का स्ट्रक्चर लगेगा। इसका मतलब जो लिगेंड्स है वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री देते हैं और एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में आके स्पेसिफिक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कह रहा हूँ, टेट्राहेड्रल। दिस इज अवर टेट्राहेड्रल, ये हम लोग का हो गया है टेट्राहेड्रल। दूसरा यहाँ पे इसी तरीके से कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। अब इसके अराउंड 4 डिफरेंट हम लोग के पास लिगेंड्स है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज हो रहा है। तो ये देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर, साफ साफ देखने से लग रहा है इट इज़ अवर स्क्वायर प्लेनर। इसको हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 हो जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, एक लिगेंड्स यहाँ, एक लिगेंड्स यहाँ पे अटैच हमारे पास, एक लिगेंड्स इस तरह यहाँ पे, और 2 लिगेंड्स, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। तो इस केस में जो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री मिलेगी, दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना कि है तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 बट वी आर सेइंग इट्स अ ऑक्टाहेड्रल, तो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्पेस आइसोमेरिज्म इस वजह से हमारा जनरेट होता है। तो मतलब अगर लिखना चाहो कॉपी में तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि स्पेस आइसोमेरिज्म इस वजह से होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ठीक जैसे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 डिफरेंट टाइप थे, उसी तरह इसके भी क्या होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं हम, ठीक है। और सेकंड वन होता है हमारा जिसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज दोनों में ही दिए हुए हैं क्वेश्चन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एंड देन आफ्टर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो या तो इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं या कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, एक्चुअली उसी के टाइप ही एक तरीके से कह सकते हैं, बट आई विल राइट हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हम लोग का है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो ये इस टाइप का आइसोमेरिज्म हमारा सिर्फ और सिर्फ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। सबसे पॉइंट वाइज इसको बताते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज इन द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक, अब समझा देते बेटा कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स हमारे डिफरेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई मेटल एटम लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे हमने 2 बार अमीन लिगेंड्स लिखा है यहाँ पे NH3, ठीक है, और दूसरा जो लिगेंड्स यहाँ पे अगर मैंने किया उसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज करो Cl2 कर दिया, तो इस केस में जो आपके पास देखो दोनों ही लिगेंड्स डिफरेंट, उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होते हैं लिगेंड्स के, जब हमारा ये मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तब 2 टाइप के इसमें हमको मिलते हैं, ठीक है। जो आइसोमेरिज्म होता है ये पॉसिबल होता है हम लोग का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के केस में। सबसे पहले मैं बताता हूं, और स्क्वायर प्लेनर में भी ये चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहला देखो मैं इसका आपको बता रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर जब ये चारों पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तब, तो सबसे पहले इसमें बता रहा हूं आपको स्क्वायर प्लेनर के केस में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू स्क्वायर प्लेनर के केस में कि कैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बता पाएंगे। देखो सपोज करो कि हम सेम वही चीज़ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, बस मेटल एटम को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज करो प्लैटिनम से। तो इफ आई राइट हियर प्लैटिनम हम लोग के पास है यहाँ पे, और अमीन के 2 लिगेंड्स, ठीक है, और क्लोरीन के भी 2 लिगेंड्स यहाँ पे हमने कर दिया। तो इस केस में देखो हम कैसे इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाईअमीन क्लोरिडो, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम, और 2 यहाँ पे, तो हाँ डाईअमीन क्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका स्ट्रक्चर लिखे तो प्लैटिनम, ठीक है। एक बार NH3 देखो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस टाइम NH3 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और 2 क्लोरीन एटम को इस तरीके से, एक क्लोरीन एटम यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन एटम हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इस केस में देखो याद रखना, जब सिमिलर ग्रुप आपके, देखो ये जो सिमिलर ग्रुप है ये जब एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, ये आपका क्या है सिमिलर ग्रुप, जब ये सिमिलर ग्रुप आपके एडजेसेंट पोजीशन पे हो, उस केस में आपको जो आइसोमेरिज्म मिलेगा, मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो आइसोमेरिज्म मिलेगा उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पोजीशन डिफरेंट हो जाए, जैसे प्लैटिनम अभी भी इसी तरीके से, बट एक NH3 यहाँ कर देते हैं सपोज करो, और दूसरा NH3 इसके जस्ट अपोजिट यानी ट्रांस पोजीशन पे, और क्लोरीन यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे हम लोग का। तो इस केस में जो हम लोग के पास यहाँ पे जो हम लोग के पास ज्योमेट्री मिला, इट विल बी इस समय जो आइसोमर मिला इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर। इसका मतलब जो सिमिलर ग्रुप हमारे पास, इसी तरह आप अपने नोट्स में लिखना इसको, जो सिमिलर ग्रुप है हमारे पास वो अगर ट्रांस पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तब अगर वो ट्रांस पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो इस केस में जो आइसोमर मिलता है हमें, दिस विल बी सिमिलर ग्रुप हमारे डिफरेंट पोजीशंस पे, या जस्ट कह सकते हैं अपोजिट पोजीशन पे, तो उस केस में जो आइसोमर हमें मिलेगा विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर। उसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहते हैं हम लोग, ठीक है। बस ये इसमें है। लेकिन अब यहीं पे तो हो सकता है कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं, इस बार तो लिगेंड्स साफ साफ हमको अलग अलग दिख रहे थे। अगर यहीं पे मैं कोई बाइडेंटेड लिगेंड्स ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए ना आए, बट अब जो बताने जा रहा है इससे क्वेश्चन चांसेस है आने के, और थोड़ा गलती भी होता है इसमें, इसलिए इसको बता रहा हूँ। सपोज करो कि कोई हमारे पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज करो मैं पेंटामीन का ही, पेंटामीन करो इथेन 1,2 डाईअमीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब मेटल एटम है और हमारे पास कोई डाइडेंटेड लिगेंड्स है, AB2 टाइप का लिगेंड्स, ठीक है, मतलब जिसमें 2 एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करा पाएंगे मेटल एटम को। तो उस केस में देखो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा
प्लेटिनम हमारे पास ये कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ उसका, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दिया NH2, ठीक, ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पे इसका चार्ज प्रेजेंट करेगा यहाँ पे तो CH2, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ यहाँ पे हम लोग ज्वाइन किया। ये हम लोग का ऑक्टाहेड्रल सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग के पास सेम यही ग्रुप फिर से, क्योंकि Ab2 दो बार है, ये जो इसको ग्लाइसिनेटो ग्रुप कहते हैं एक्चुअली, ये ग्रुप है हमारा, देखो ठीक है, ग्लाइसिनेटो ग्रुप कहते हैं इसको। और ये हमारा ये है NH2 CH2 COO माइनस, ठीक है, यही ग्रुप है देखो NH2 CH2 CO माइनस। तो यही सेम ग्रुप इधर भी हमारा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो NH2 यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। फिर इसी NH2 से यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो CH2 जैसे इधर ज्वाइन है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से एक ऑक्सीजन हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉन्डिंग इसको शो कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रक्चर इसका कि ये। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से आप देख पा रहे हो कि NH2 सेम पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस आइसोमर। अब इसी को क्या करना है, इसको पकड़ के आप रोटेट कर दो, या इसको पकड़ के इधर से रोटेट कर दो। तो इस केस में देखो स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, प्लेटिनम यहाँ पे, ठीक है। पहले ये मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रक्चर ऐसे, ये हाँ, ठीक है। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं NH2, इस वाले NH2 को सपोज करो यहीं पे इसी तरीके से, ये CH2 हमारे पास हो गया, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कर दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इधर में क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं, NH2 अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसके साथ C डबल बॉन्ड O यहाँ पे कर दे रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पे NH2 अपोजिट पोजिशन पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सेम यही केस आप इथेन 1,2 डाइमीन वाले केस में भी कर सकते हो। तो ये हमारा रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की केस में, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा होगा कि नहीं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में हम कैसे उसका आइसोमेरिज्म बता पाएंगे। तो इसको पहले आप लिख लो। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगेन वही चीज, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की केस में भी तभी हो पाएगा जब वहाँ पे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। हेट्रोलेप्टिक इन द सेंस, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने लिखा था यहाँ पे, तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म गलत लिख दिया था हमने, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखते हैं, अब कई डिफरेंट टाइप से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं हमारे पास। जैसे मैं इसमें कई क्लासिफिकेशन अगर करता हूं, जैसे कि बुकों वगैरह हम लोग को दिया रहता है कि कोई मेटल एटम है और 4 हमारे पास क्या है, सिमिलर लिगेंड्स है A4, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, डिफरेंट MA4B2, 4 2 6 हमारे हो गए ऑक्टाहेड्रल। या इसी को हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल एटम एक है हमारे पास ये, अब ये जो A2 टाइप का, A टाइप का लिगेंड है वो 2 सिमिलर है, और B हमारे पास 4 इसके लिगेंड्स है। तो इस केस में देखो हमारे पास कैसे हो सकते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो कैसे, मतलब कि कोई एग्जांपल लेते सपोज करो लिखते हैं, क्रोमियम का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, और अमीन के जो है वो 4 लिगेंड्स डिफरेंट लेते हैं, NH3 4 और Cl2 ले लेते हैं, 2 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और 2 और 1 3 4 जहाँ पे होना चाहिए क्रोमियम पे। और दूसरा इसका एग्जांपल ये एकदम सेम यही चीज़, ठीक है। इस बार अमीन को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरीन को इसको डिफरेंट कर देते हैं। अमीन को यहाँ पे ये 4 था, इस बार अमीन लिगेंड्स को 2 कर देते हैं, और क्लोरीन का हम लोग 4 टाइम्स कर देते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया हम लोग के पास, ठीक है, ये इस वाले का एग्जाम्पल। देखो अब इसका आइसोमेरिज्म हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्रोमियम यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और इससे हमारे पास 2 डिफरेंट NH3 है, ठीक है, सॉरी 4 डिफरेंट NH3 हम लोग के पास, और 2 Cl एटम है। तो 4 डिफरेंट NH3 को देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे कर दिया क्लोरीन एटम, 1 NH3 हियर, ठीक है, एक NH3 यहाँ और एक NH3 यहाँ, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बचा 2 क्लोरीन एटम अभी और भी हमारे पास है, एक क्लोरीन यहाँ कर, सॉरी 1 क्लोरीन एटम, 1 2 3 NH3, तो एक NH3 यहाँ पे बचा हुआ, एक NH3 कर दिया। देखो ध्यान से ये स्ट्रक्चर ऐसा,
ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हमारा हो गया। अब देखो ध्यान से इसमें जो क्लोरीन है, देखो आपको एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सिस आइसोमर, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर। अगर अब यहीं पे क्लोरीन यहाँ और यहाँ क्लोरीन हो जाता तो ये जस्ट अपोजिट ट्रांस पोजीशन पे हो जाता, तो उसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेम इसी चीज़ को, क्रोमियम का सेम कॉम्प्लेक्स, एक क्लोरीन यहाँ कर देते हैं, एक क्लोरीन अभी यहाँ कर दे रहा हूँ, बाकी ये जो अमीन लिगेंड्स है आपका, ये चारों अपने एडजेसेंट पोजीशंस पे अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ पे NH3 आपका, और हियर ऑल्सो NH3, यहाँ पे भी अगर मैं NH3 कर दे रहा हूँ, तो इस केस में जो आइसोमेरिज्म मिला आपको, इट विल बी योर ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल के केस में भी ट्रांस और सिस आइसोमर बता सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने केस में बताया आपको डाइडेंटेड लिगेंड्स का लेके, ग्लाइसिनेटो लिगेंड्स का लेके, ठीक उसी तरीके से मान लो कोई दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ इथेन 1,2-डाइएमीन का, तो उस केस में देखो कैसे बताएंगे एग्जाम्पल, मतलब अगर आपको आ गया क्वेश्चन कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ दिस, इसका देखो COCl2 EN क्या है हम लोग का, इथेन 1,2-डाइमीन। अगर इसका ड्रॉ करना है तो देखो, अब ऐसा नहीं है कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग का इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है, दो एटम के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब इसका देखो अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से देखो इसका लिखेंगे, कोबाल्ट है हम लोग के पास, 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, तो एक क्लोरीन यहाँ कर दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ कर दीजिए, तो ऑब्वियसली सिस आइसोमर अपने आप हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हम लोग के पास ये है क्या, हम लोग के पास ये ऑक्टाहेड्रल, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 बॉन्डिंग तो होगी यहाँ पे। अब उसके बाद EN लिखा है हम लोग के पास ना, तो EN को देखो इस तरीके से करके रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं इसको ओपन करके स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 बॉन्डिंग बचा, EN यहाँ लिख के एक इससे ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ध्यान से, ये दोनों आपको एडजेसेंट पोजीशन पे लग रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर। अब इसी को पकड़ के सपोज करो आप रोटेट करके ऐसा उल्टा घुमा दो, तो यहाँ पे जो फिर बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। देखो कैसे, यहाँ पे कोबाल्ट एटम 4 बॉन्डिंग इस तरीके से यहाँ पे कर दे रहा है उसका, ठीक है, EN यहाँ पे ऐसे लगा दिया और EN करके एक EN यहाँ पे, और बाकी क्लोरीन यहाँ पे ऐसे, एक क्लोरीन यहाँ पे। तो देखो आपको साफ साफ देखने से लग रहा हो कि क्लोरीन यहाँ पे ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है। इस केस में जो आइसोमेरिज्म मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब जो मैं यहाँ पे EN लिख रहा हूँ, देखो उसके बारे में डिटेल कैसे, ये EN क्या है एक्चुअली, कोबाल्ट, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इधर ये बॉन्डिंग इधर, यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये, ठीक है, ये सॉरी। तो अब देखो ये EN हमारा होता क्या है, ये इथेन 1,2-डाइएमीन होता है, यानी NH2 ग्रुप यहाँ पे होगा, फिर यहाँ CH2 होगा, फिर ऐसे CH2, और फिर यहाँ पे इस NH2 से इसकी बॉन्डिंग होगी। तो इतना बार बार ना लिखना पड़े, इस वजह से मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी NH2, या क्योंकि इसका नाम ही होता है इथेन 1,2-डाइएमीन, फिर CH2, फिर अगेन CH2, तो इसका इससे बॉन्डिंग, इसका इससे ये, तो ये होगा। तो अब इतना लिखने के बजाय बेहतर है कि हम ऐसा ही लिखें। देखो ये दोनों CL अपोजिट पोजीशन पे, तो इसको ट्रांस आइसोमर, ये सिस आइसोमर। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमेरिज्म को भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल के केसेस में भी हम आइसोमेरिज्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कायरलिटी और इनेंशियोमर वगैरह के बारे में है, वो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा कि मतलब कायरल है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, एक दूसरे से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, यही सब चीज़ें इसमें भी पढ़ेंगे। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक अब इसके बाद बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की, ठीक है। जो वर्नर सर थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी कह सकते हैं कि थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसको लिखना वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल सा, क्योंकि इतना वन शॉट में बना पाना पॉसिबल नहीं है इतना। हाँ, इतना जरूर बता रहा है कि वर्नर सर ने किया क्या, उन्होंने उन्होंने कोबाल्ट और क्लोराइड के कुछ कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनको अलग अलग AgNO3 सॉल्यूशंस के साथ ट्रीट किया। तो उनको जो आयंस थे, हर बार वो आयंस डिफरेंट मिल रहे थे। कैसे, मान लो कि ये कंपाउंड उन्होंने लिया यहाँ पे COCl3.6NH3,
ठीक है, ये कोबाल्ट का कंपाउंड है। तो इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ से AgNO3 के साथ सपोज करो अगर ट्रीट किया तो इनको जो आयंस मिल रहा था वो टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 मिल रहे थे इनको। देखो कुछ इस तरीके से इनको या ऐसे बता रहा हूँ, इनको 4 डिफरेंट आयंस मिल रहे थे पहले केस में। जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कराया यहाँ पे तो COCl3 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5NH3 तो इस केस में जो इनको नंबर ऑफ आयंस मिल रहा था, अब नंबर ऑफ आयंस 2 मिल रहा था। अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नंबर ऑफ आयंस। फिर सपोज करो यहाँ पे लिया COCl3, इस बार ले लिया 4NH3 मॉलिक्यूल्स लिया यहाँ पे इन्होंने 4NH3। तो इस केस में जो नंबर ऑफ आयंस मिल रहा था इनको 2 मिल रहा था, नंबर ऑफ आयंस 2 मिल रहा था। अब ये कहने का मतलब क्या है, मतलब पहले केस में 4 आयंस इनको ये मिल रहा था डिसोसिएट करने पे, इसका मतलब कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा होगा CONH3 6 3+ यहाँ पे, और ये हम लोग के पास हो गया Cl3-, मतलब 3 क्लोरीन ये, तो 3 आयन ये खुद का अकेले और एक ये, तो इसलिए टोटल 4 आयन। तो यहाँ से इन्होंने गेस किया कि जो तीनों क्लोरीन एटम है, ये तीनों क्लोरीन एटम एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, और बाकी ये तीनों अलग अलग ये और ये 6 अमीन लिगेंड्स अलग अलग डिसोसिएट करके नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिला होगा, कोबाल्ट। अब देखो मैं ये बहुत नॉर्मल तरीके, बहुत डिटेल डीप में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये थियरी इतनी छोटी थियरी नहीं है। ठीक है, CONH3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे NH3, ठीक है, इसी तरीके से फिर लिखते हैं। अब 2 ही क्लोरीन एटम, देखो यहाँ पे क्या हम लोग के पास 3 आयंस मिल रहे हैं, इसका मतलब टोटल फिट करना है क्लोरीन एटम को, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 यहाँ और 2 क्लोरीन बाहर कर देना है, तो 2 क्लोरीन के आयन यहाँ से मिलेंगे और 1 क्लोरीन यहाँ से मिल जाएगा, हम लोग को Cl- कह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 मिला। इसके केस में देखो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, कोबाल्ट है हम लोग के पास यहाँ पे, और जो अमोनिया के लिगेंड्स है वो कितना है यहाँ पे हम लोग के पास 4 है। ठीक है, अमोनिया के लिगेंड्स 4 है, और यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए 6 होना चाहिए, तो 1 क्लोरीन एटम यहाँ पे बाहर और 1 क्लोरीन एटम हम लोग Cl2 यहाँ पे बाहर, 1 क्लोरीन यहाँ। तो देखो 1 क्लोरीन एटम ये डिसोसिएट करके देगा Cl- और ये हम लोग के तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 मिलेंगे। तो इस बेसिस पे इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी थियरी दी है, वर्नर सर ने अपनी थियरी दी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसको कि बोलते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी। तो ये फिर बताता हूँ कि आपको मेन पोस्टुलेट्स क्या है इस थियरी का, वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसी के एप्लीकेशन से बेस्ड आएगा क्वेश्चन। सबसे पहला इन्होंने बताया कि कोई भी मेटल एटम हो, चाहे कोबाल्ट ही जैसे हमारे यहाँ पे था, तो उसकी 2 वैलेंसीज होंगी। एवरी मेटल एटम पजेसेस 2 वैलेंसीज। पहला बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वैलेंसी, और जो दूसरी वैलेंसी होती है हमारी उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वैलेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, या नॉन आयनाइजेबल इसको कह सकते हैं हम लोग, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, अभी समझाता हूँ कि क्या है। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी होती है आयोनाइजेबल। तो जो भी काउंटर आयंस देखो ऐसे प्रेजेंट था हमारा, ये सब जो काउंटर आयंस प्रेजेंट थे ये सभी आपकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएंगे, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपका क्या होगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये मतलब ये सब क्योंकि आयनाइजेबल नहीं है, ये डिसोसिएट करेंगे तो भी ये डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में जाने पे। ये इसके बारे में था हम लोग का। जैसे कुछ एग्जांपल सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सपोज करो PtCl4 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, या हमने एग्जाम्पल लिखा CuSO4। तो इन केस सब के केस में प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग का देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -2, क्योंकि सल्फेट में -2 होता है। तो ये सब जो हमारे हैं इन्हीं को हम लोग कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी हमारा क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी का क्या हो जाएगा, ये 4 + 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि नॉन आयनाइजेबल होता है, आयनाइज हमारा नहीं होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट बात करते हैं वर्नर थियरी के जो पोस्टुलेट्स है। सेकंड पोस्टुलेट इसमें क्या है, सेकंड पोस्टुलेट इसमें ये बताया गया है कि जो भी मेटल एटम है, ठीक है, कोई भी कोबाल्ट हो, चाहे यहाँ पे निकेल हो, चाहे आयरन होता, कोई भी हो, सबके पास सभी का क्या होता है कि दोनों के पास प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, और दोनों ही उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही इसको सेटिस्फाई करने की, स्पेलिंग गलत हो गया, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। चाहे प्राइमरी वैलेंसी हो चाहे सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों ही मेटल एटम चाहते हैं, हैव द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तभी सेटिस्फाई कर पाएंगे जब वो प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उनको नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेगा तभी जाके। थर्ड वन बात यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लिगेंड्स हैं,
ठीक है। जो हमारे पास ये लिगेंड्स हैं, यहाँ पे जो लिगेंड्स ये अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो लिगेंड्स हमारे एज अ सेकेंडरी वैलेंसी का ये काम कर रहे हैं, और ये फिक्स्ड पोजीशन में, अगर मेटल एटम है अमीन 4 लिगेंड्स है, तो ये 4 लिगेंड्स इस तरीके से एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। जब ये फिक्स्ड पोजीशन इसके साथ ऑक्यूपाई करेंगे तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होंगे, और उस फिक्स डायरेक्शन होने के कारण इनके पास क्या होगा कि एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलेगी इन मॉलिक्यूल्स को। तो यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फिक्स्ड ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल्स। उनको क्या होगा, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री मिलेगा। ये टोटल बात थी हमारी वर्नर्स थ्योरी के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वर्नर्स थ्योरी में उन्होंने एक कोबाल्ट क्लोराइड के कह सकते हैं कि एक डिफरेंट कंपाउंड लिया, जिसको बार बार अलग अलग कंपोजिशन में ट्रीट कराने पर उनको एक बार 4 नंबर ऑफ आयंस टोटल 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले। इससे एक बात क्लियर था कि इस टाइम 3 क्लोरीन एटम हम लोग के अंदर होंगे, इसमें 2 क्लोरीन एटम बाहर था और इसमें 1 क्लोरीन एटम। तो इसी बेसिस पर उन्होंने बताया कि एवरी मेटल एटम की 2 वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जैसे यहाँ पे इन सब के केस में देखो PtCl4 आयनाइज करके हमें दे देगा Pt+4 और Cl- आयन। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, और यही हमारा एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कि जितने भी मेटल एटम होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है हमारा वो निगेटिव आयंस के द्वारा, और सेकेंडरी वैलेंसी होता है हमारा वो लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाई होता है। थर्ड वन, ये जो लिगेंड्स है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड्स को या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्या होता है कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलता है, जिसको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अलग अलग हम लोग कहते हैं। बट इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, तो आओ फटाफट लिमिटेशंस बताते हैं, तब अगले थ्योरी पे मैं जाऊंगा। लिमिटेशन इसका इस थ्योरी का ये था कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ही एलिमेंट्स क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इस थ्योरी के से ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। दूसरा ये कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में इन्होंने तो कोई बात की नहीं, ठीक है, या इनकी कोई जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, ये लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इन सब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के द्वारा हमें नहीं मिलता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे हम इसके बारे में देख पाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।